हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है जेडी केमिस्ट्री क्लास में। आज ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है जो कि है क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके अंडर आता है मास और वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड लास्टली कुछ न्यूमेरिकल्स जो सेकेंड वीडियो जो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है और ये जो वीडियो लेक्चर है उससे जोड़कर रहेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वो सेकेंड वीडियो लेक्चर नहीं देखा उनसे मेरा रिक्वेस्ट है काइंडली वो वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, अन्यथा ये वीडियो लेक्चर जो है ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, है कि नहीं? ये रिएजेंट क्या कहता है? ये रिएजेंट करता क्या है? इसका रिएक्शन में काम क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। द रिएक्टेंट विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट दस लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। मतलब ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट्स कितना फॉर्मेशन होगा वो रिएक्टेंट ही आप लोग वो रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा। और दूसरा जो रिएक्टेंट उसे छोड़कर दूसरा जो रिएक्टेंट रह जाएगा रिएक्शन में उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट? योर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन कितना मोल लिया? 2 मोल लिया, है कि नहीं? और ऑक्सीजन कितना मोल लिया? मैंने 1 मोल लिया। हम लोगों को वाटर कितना मोल मिला? 2 मोल मिला। दिस इज एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस इक्वेशन। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन reacts to give 2 mole of water. This is as per this balanced chemical equation, not my own made, or I didn't get any amount of hydrogen or oxygen from outsides to, or whatever quantity may be, to which get reacted to give water. Not like that. This is as per the balanced chemical equation. ठीक है, अभी आप लोग मान लीजिए कि किसी ने आपको 2 मोल हाइड्रोजन दिया और 2 मोल ऑक्सीजन दिया, तब जाके आपका वाटर जो है जो H2 है वो कितना फॉर्मेशन होगा? वो कितना फॉर्मेशन होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या ज़्यादा फॉर्मेशन होगा? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल बढ़ा दिया ऑक्सीजन, क्या वो ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा? वाटर नहीं होगा, क्योंकि वाटर फॉर्मेशन होने के लिए 1 मोल के साथ 1 मोल ऑक्सीजन के साथ हम लोगों को कितना लगता है? 2 मोल लगता है। मतलब उसका ऑक्सीजन जितना मोल रहेगा उसका डबल लगेगा आपका हाइड्रोजन, तभी जाके वाटर पर्याप्त मात्रा में आपका प्रोड्यूस होगा या तो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये 2 मोल हाइड्रोजन के साथ आपका वही 1 मोल लगेगा, है कि नहीं? रिक्वायर्ड वही लगेगा। और एक्स्ट्रा जो 1 मोल रहेगा प्लस 1 मोल एक्स्ट्रा वो क्या होगा? वो रह जाएगा आपका एक्सेस, जिसके वजह से उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। एक्सेस रह गया
ये ऑक्सीजन, और फुल्ली कंज्यूम कौन हुआ? आपका हाइड्रोजन हुआ, है कि नहीं, जिसके वजह से आपको उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा जो रिएक्टेंट रह जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स कितना फॉर्मेशन होगा, कितना फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन क्या होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, उसका ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, पूरी समझ में आया आप लोगों को? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ओर आगे बढ़ते हैं। मास और वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या चीज़ है? ये कंसंट्रेशन का ही एक टर्म है। अभी कंसंट्रेशन जो मैंने टर्म यूज़ किया है या मैं बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? मान लीजिए आप लोगों ने कुछ सोल्यूट एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आप लोगों ने मिक्स किया, ठीक है। जिस किसी को भी आप लोग बताएंगे कि मैंने इतना डाल रखा है, वो सोल्यूट उतना डाल रखा है, या तो x ग्राम डाल रखा है या तो y ग्राम डाल रखा है, उसको आप लोग बोलेंगे कैसे? उसको एक्सप्रेस करने का कुछ सिस्टम है या तो कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे। वही टर्म्स हो गया आप लोगों का क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग एक एक करके हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है? मास और वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या कहता है देखते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज W/W। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब परसेंटेज, जो यहाँ पे परसेंटेज जो मैंने वर्ड लगाया या जो वर्ड यूज़ किया है, ये क्या बताता है? परसेंटेज गिव्स द सेंस 100 में कितना है, 100 में कितना है। एक सॉल्यूशन जिसमें मान लीजिए ए आपका सोल्यूट है, ये हो गया आपका x ग्राम, और B आपका सॉल्वेंट है जो हो गया आपका y ग्राम। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में जरूर आता होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही सॉल्यूशन होता है, वो आप लोगों को क्लास 9-10 में आप लोगों को जरूर मिला होगा। दोनों मिलके ही सॉल्यूशन होता है कि नहीं? तो सॉल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी हो या अमाउंट वो कम रहता है, और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है कि नहीं? तो अभी हम लोग मास परसेंटेज कैसे एक्सप्रेस करेंगे? x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई है आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन, और x क्या है? दिस इज द मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस विल गिव यू द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट या मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। अभी आप मान लीजिए आप लोगों को निकलना है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, तब क्या होगा? तब आ जाएगा आपका क्या? y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 100। समझ में आ रहा है? जिसके वजह से मैंने लिखा है यहाँ पे मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। वो कंपोनेंट सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, और सॉल्यूशन का क्या रहेगा? वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर जितना मास आएगा उसको हम लोग कहेंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया? क्लियर? अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। वो टॉपिक क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि मास और वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज वही आउट ऑफ 100 सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, आउट ऑफ 100 सोल्यूट का अमाउंट कितना है, आउट ऑफ 100 सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब वो सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग वॉल्यूम यूज़ करेंगे तब मान लीजिए ए का आपका x ml लिया और बी का y ml लिया, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, दिस इज योर सोल्यूट। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट विल बी व्हाट, x डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू 100, है कि नहीं। दिस विल गिव द वॉल्यूम कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूट, है कि नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट कैसे मिलेगा आपको, y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 100, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसमें दोनों में हम लोगों ने यूनिट क्या यूज़ किया, ml यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज ये जो फॉर्मूला मैंने दे रखा है जिसमें हम लोगों ने दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। तो वॉल्यूम को हम लोग जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ml, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो एज पर दिस फॉर्मूला you need to express the volume of the both the component या total of solute and solvent in ml, clear। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग और एक तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कैसा, वो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मान लीजिए अपने एक सोल्यूट है जिसको मैंने डिज़ोल्व किया x ग्राम, कहाँ पे, B एक सॉल्वेंट है y ml में। तो अभी हम लोगों को निकलना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ व्हाट, ईयर सोल्यूट। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, a डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, x डिवाइडेड बाई y इंटू 100, समझ में आया। इसमें ऐड नहीं करना है आप लोगों को, वाई, क्योंकि ये जो है ये आपका ग्राम में है, वो आपका क्या है, ml में है। तो ग्राम और ml तो एडिशन तो होगा नहीं, जिसके वजह से आपका क्या है, इसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, x डिवाइडेड बाई y, नॉट x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव यू द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। इसका ये जो टॉपिक में बोल रहा हूँ आपको, मास और वॉल्यूम परसेंटेज, ये एक्चुअली क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इफ इट इज solute present in gram in solvent present in ml, then it will be what, solute present in gram divided by solvent present in ml multiplied by 100. If both of them are in ml, then one will be in the numerator in ml and rest in the denominator will be added quantity, that is in ml. That will be the volume percentage. Otherwise मास परसेंटेज में जो मैंने बोला था, मास ऑफ द कंपोनेंट, उसमें दोनों अगर मास में रहेगा या तो ग्राम में रहेगा, तब एक ग्राम में रहेगा न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो आप लोगों का ऐड करके उसको लिखना है, ठीक है। तो तीन तरह से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जो करेंगे हम लोग इससे जोड़कर, तब और ज़्यादा क्लियर होगा उससे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक को। ये टॉपिक क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन पार्ट्स में कितना है। अब तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, 100 में कितना है, 100 पार्ट में कितना है कि नहीं, 100 में कितना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10⁶ पार्ट में कितना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है
यह जो टॉपिक है या तो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हम लोग ट्रेस क्वांटिटी ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, या तो वो एयर में भी हो सकता है या तो वाटर में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई हैवी मेटल मरकरी, कैडमियम, लेड, इन सब का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोगों को यूनिट कौन सा यूज़ करना पड़ता है, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज़ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मिलियन पार्ट में 10⁶ पार्ट में 10⁶ पार्ट में कितना रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ppm कहेंगे। इट इज़ जनरली यूज टू रिप्रेजेंट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट। ये जो टर्म है ये सॉल्यूशन में पार्टिकुलर एक कंपोनेंट का एकदम लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म जनरली यूज होता है। दूसरा टर्म भी यूज़ हो सकता था लेकिन वो टर्म को यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत है, कुछ लार्ज फिगर आ जाएगा। वो लार्ज फिगर को छोटा फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ppm यूज़ करते हैं, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा या उसको हम लोग इन मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। वाई 10⁶? बिकॉज पर मिलियन। उसमें क्या था, पहला वाला में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें क्या है कि 10⁶ क्यों है, बिकॉज हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन मिलियन पार्ट्स। मिलियन में हम लोगों को निकलना है, पर मिलियन में 10⁶ पार्ट में कितना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया आप लोगों का पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को किसी ने 1 लीटर पानी दिया है, उस पानी में आप लोगों को मिला है मरकरी, जो कि है एक्सट्रीमली पॉइजनस, एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। मरकरी मिला 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में आप लोगों को मरकरी मिला। उस मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन जिसने दिया उसने आपको बोला कि उसमें आपका है कॉन्सेंट्रेशन 3 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ मरकरी इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वाटर विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय समबडी। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज किसी एक में तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? वॉल्यूम परसेंटेज में भी हम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालेंगे? दिस कंपोनेंट दैट इज 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय what 1000 ml multiplied by 100. This will give you what? This will give you the percentage composition of mercury in that solution given to you by somebody, है कि नहीं? पार्ट्स पर मिलियन में आप लोगों को अभी कैसा निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000. Why 1000? Because this is present in this quantity of mercury is present in how much water? 1 लीटर, यानी कि 1000 ml, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1000 ml लिखा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों को कितना में निकलना है? 10⁶ पार्ट में कितना रहेगा, है कि नहीं? तब वो जो आंसर आएगा आप लोगों का क्या आंसर आएगा? 3 ppm। समझ में आया? क्लियर हुआ, है कि नहीं? ये आसान हो गया आप लोगों को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तब ये डायरेक्टली एक डिजिट में आ गया आंसर। उसमें लिखता, उसमें और डिजिट कुछ बड़ा हो जाता या कुछ छोटा हो जाता, है कि नहीं? तो चलो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। उसका आंसर क्या आ रहा है? ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 3 × 10⁻³ इंटू आपका 10⁻³ इंटू 10²। तो क्या होता?
3 इंटू 10⁻, कितना, -4 आता है कि नहीं। ये बड़ा आ जाता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये टर्म यूज़ किया जो कि है ppm। ये आसान हो गया। तो ऐसा छोटा छोटा जो ट्रेस क्वांटिटी, छोटा मतलब ट्रेस क्वांटिटी में किसी एक एलिमेंट को जब हम लोग सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करेंगे, तब हम लोगों को ये पार्ट्स पर मिलियन ये जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि वो सारा कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, वो सॉल्यूशन में वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में रहता है जनरली। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तब तो हम लोग बड़ा टर्म यूज़ करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन या तो दूसरा और भी है, उन सबको यूज़ करेंगे। लेकिन उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा अमाउंट में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ppm यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी ये आप लोगों के लिए शायद नया है ये कॉन्सेप्ट, तो उसका डेफिनेशन एक बार हम लोग देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में एक पार्टिकुलर सोल्यूट का कितना मोल्स प्रेजेंट है, उसको ही हम लोग कहेंगे क्या, मोलारिटी कहेंगे। तो मोलारिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर या तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा है, देखिए आप लोग, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम इन ml of the solution multiplied by 1000. Why 1000? Because it should be present in or it should be expressed in 1 liter of the solution. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी ने आपको दिया है 80 ग्राम, that you have dissolved in 2 liter of water। ठीक है, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड वी हैव डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो 2 लीटर वाटर में आप लोगों ने 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। कि ये 80 ग्राम में कितना मोल्स है, कितना मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको आप लोग कैसे निकालेंगे? अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो इसको आप लोग जरूर निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे? उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 40 से। व्हाट इज 40? दिस इज द मोलर मास ऑफ NaOH। यू हैव गॉट आंसर एज 2 मोल, इजंट इट? आप लोगों को 2 मोल मिला। तो ये 2 मोल कितना में प्रेजेंट है? ये 2 मोल 2 मोल sodium hydroxide NaOH is present in how much water? 2000 ml। ठीक है, यानी कि 2000 ml में आप लोगों के पास कितना प्रेजेंट है? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो 1000 मोल में कितना रहेगा? 1 मोल रहेगा, है कि नहीं? यानी कि ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 1 मोलर हुआ। क्लियर? उसको आप लोगों को एक्सप्रेस करना है 1 लीटर में, यानी कि 1000 ml में एक्सप्रेस करना है, तभी जाके आप लोग उसको मोलारिटी कहेंगे। उसको 2000 ml में नहीं रखना है, उसको 1000 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला आप लोगों को निकलना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है ऑफ ए पार्टिकुलर सोल्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो वो वॉल्यूम जितना रहेगा उस वॉल्यूम को आप लोग 1000 ml में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1000 ml में कितना रहता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। समझ में आया? क्लियर? तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉर्मालिटी। ये नॉर्मालिटी क्या चीज़ है? ये भी नया टर्म है, आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है।
पार लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ये भी पार सोल्यूशन का 1 लीटर में कितना है, वो मोलारिटी जो था वो भी सोल्यूशन का 1 लीटर में कितना है, ये भी सोल्यूशन का 1 लीटर में कितना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी कहेंगे। तो उसमें हम लोगों ने यूज़ किया था मोल्स, अभी इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और कैपिटल एन दैट इज नॉर्मलिटी। क्लियर। तो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे मैंने m लिख दिया गलती से, ये हो जाएगा आपका n हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा GEQ पर लीटर। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अभी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो सोल्यूट दिया रहेगा, ठीक है, वो सोल्यूट का मास जितना भी दिया रहेगा, उस मास को जब हम लोग इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। मान लीजिए 80 ग्राम जो मैंने पहले दे रखा था, पहले मोलारिटी एक्सप्लेन करने में 80 ग्राम बोला था आप लोगों को, उसको हम लोग वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 40 है। ये 40 कहाँ से मिला ये आप लोगों को समझ में आएगा। तब कितना हो गया आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 GEQ। That GEQ is present in 2 GEQ is present in, I have told earlier, what was the volume of the solvent, 2 लीटर, यानी कि 2000 ml। तो क्या हुआ, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 2000 ml of solution। Then what is the number of gram equivalent present in 1000 ml of solution? It will be what? Exactly 1 gram equivalent. The 1 gram equivalent of sodium hydroxide is present in 1000 ml of solution. Therefore, what will be the resulting normality of the solution? It will be 1 gram equivalent. That is 1 normal solution. समझ में आ रहा है। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी में डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोग मोलारिटी में मोल यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इस नॉर्मलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसे यूज करते हैं। क्लियर हुआ। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या आवश्यक रहता है, वो रहता है इक्विवेलेंट मास का आवश्यक रहता है कि नहीं। वो इक्विवेलेंट मास को हम लोग कैसे निकालते हैं, वो इक्विवेलेंट मास को निकालने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, मोलार मास divided by Z. What is that Z? Z is what? Your acidity for base and basicity for acid, or total positive valency of the cation in a salt type compound। आप लोगों को वो मिलेगा, धीरे धीरे करके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मास मिलता है। उस इक्विवेलेंट मास से हम लोग जब कोई भी मास सोल्यूट का, उसको हम लोग जब डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। वो ग्राम इक्विवेलेंट आपका डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रहता है। उसको जब हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे 1000 ml में, तब वो हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है, मोलालिटी। इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। मोलालिटी क्या था, मोलालिटी था 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है, not 1000 ml, 1000 gram of the solvent. In molarity it was solution, in molality it is solvent. In molarity it was volume, in molality it is kg, यानी मास। उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं मोल पर kg या तो स्मॉल m से, ठीक है। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, डिफरेंस वही है, यहाँ पे आप लोगों को सॉल्वेंट का कंसिडर करना है, वो भी नॉट इन वॉल्यूम बट इन मास। तो मास में जब आप लोग एक्सप्रेस करेंगे उसका यूनिट क्या रहेंगे, ग्राम रहेगा, है कि नहीं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मान लीजिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने पहले बोल रखा था 80 ग्राम, इसको हम लोगों ने डिजोल्व किया वाटर, मान ली 2000 ग्राम। यहाँ पे मैंने 2000 ml नहीं लिखा है, 2000 ग्राम। ठीक है, तो अब इसका मोलालिटी क्या होगा, 80 ग्राम यानी कि 2 मोल। दिस 2 मोल इज प्रेजेंट इन व्हाट, 2000 ग्राम ऑफ योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। तो एज पर द डेफिनेशन या तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट शुड बी प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम में कितना रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल रहेगा, है कि नहीं। तो व्हाट विल द रिजल्टिंग मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट विल बी व्हाट, 1 मोलाल, नॉट 1 मोलार, इट विल बी 1 मोलाल, MOLAL, मोलाल। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरा यहाँ तक जितना मैंने डिस्कस किया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक के वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इस ये सुनने में थोड़ा जाना पहचाना लगा, क्योंकि अगर जिन लोगों ने पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से समझ लिया तो ये समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या पता चल रहा है, मोल का फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन किसी एक का तो नहीं होगा, एक कंपोनेंट का तो नहीं होगा। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट तो एटलीस्ट रहेगा, एटलीस्ट एक से तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, तो 2 तो एटलीस्ट रहेगा। तो उसी से ही आता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं क्या कहता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। मतलब 2 कंपोनेंट A और B, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूट, मान लीजिए ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इसका आप लोगों ने कंसीडर किया कितना, N मोल, यानी कि Na मोल। इसका आप लोगों ने कंसीडर किया कितना, NV मोल। ठीक है, तो देयरफॉर व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट विल बी इक्वल टू Na प्लस NV। क्लियर, तो इसका वो मोल फ्रैक्शन जो A है, A का मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, X से। क्लियर, अभी एक्स भी हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स भी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ V से ऊपर आ जाएगा क्या आपका NV, नीचे आ जाएगा आपका Na प्लस NV। क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन में जो भी जितना भी कंपोनेंट्स रहेगा, जिस किसी कंपोनेंट का भी आप लोग को मोल फ्रैक्शन निकलना है, वो उसका नंबर ऑफ मोल्स आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और बाकी जो रहता है कंपोनेंट, बाकी जो डिनोमिनेटर में उसमें क्या आएगा आपका, वो जितना सारा कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में, उन सब का मोल्स जोड़कर आप लोगों को डिनोमिनेटर में रख देना है, चाहे वो 3 कंपोनेंट से ही क्यों ना हो। ठीक है, वो नीचे में उसी का ही रखना है, सभी को मिलाकर नीचे में रखना है, न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा x है इक्वल टू x है Na बाई NV प्लस Na, ये Na प्लस NV बाई Na, ये दोनों में NV हो गया, जो भी हो, तो दोनों को यहाँ पे भी NV बाई Na प्लस NV होगा। ठीक है, अभी आप लोग ये दोनों को ऐड करके देखिए, x ए प्लस XB को ऐड करके देखिए क्या मिलता है इसका आंसर।
इसका आंसर ऑब्वियसली 1 आएगा, जिसकी वजह से मैंने लिखा है XA + XB = 1। तो ये रिलेशन से हम लोग क्या पता चलता है कि अगर किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, हम लोग आसानी से दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग दूसरा और एक टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन क्या है? कैपिटल N डिवाइडेड बाई कैपिटल M = Z। कैपिटल N मतलब नॉर्मलिटी और कैपिटल M मतलब मोलारिटी, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, = Z। तो दैट Z इज द एसिडिटी फॉर बेस एंड बेसिसिटी फॉर एसिड्स। तो एसिडिटी फॉर बेस मतलब इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितना होगा? 1 होगा, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 OH पार्ट। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका कितना होगा एसिडिटी? 2, बिकॉज इट हैज़ 2 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर? दिस इज व्हाट द एसिडिटी फॉर बेस। अभी एसिड बेसिसिटी फॉर एसिड कैसे निकालेंगे हम लोग? मान लीजिए HCl, इसका बेसिसिटी क्या रहेगा? 1, बिकॉज HCl आयोनाइजेस विथ 1 H+ and 1 Cl- ion। तो वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ H+ ion, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज 1। अगर H2SO4 को कंसिडर करेंगे, इसका कितना आएगा बेसिसिटी? 2 आएगा, क्योंकि H2SO4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 H+ आयन, जिसकी वजह से उसका बेसिसिटी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये 1, 2 जो हम लोग एसिड या बेस के लिए हम लोग को मिला है यहाँ पे, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? Z कहेंगे। उस Z से ही हम लोगों को पता चलेगा किसी एक का मोलारिटी क्या है अगर नॉर्मलिटी दिया रहेगा। ठीक है, अगर नॉर्मलिटी क्या है अगर मोलारिटी दिया रहेगा, एक से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग जंप मार के जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको HCl का 12 मोलर सॉल्यूशन आपको दिया, दिस इज योर HCl, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को दिया गया 12 मोलर। ठीक है, इसको आप लोग अभी नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? वो रिलेशन यूज़ कीजिए। वो रिलेशन में N/M = Z है कि नहीं? तो आप लोगों को नॉर्मलिटी निकालना है कि नहीं? नॉर्मलिटी ऑफ HCl। तो मोलारिटी हैज़ बीन गिवन एज व्हाट? 12। तो M के बदले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 12 लिखा, इक्वल टू व्हाट? 1। मतलब NaCl = 12। That means normality and molarity for hydrochloric acid is same. Why? Because it has only 1 number of replaceable H+ ion. अगर H2SO4 होता वो दूसरा होता। Why? Because it has 2 number of replaceable H+ ions। तो उससे जोड़कर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्यूचर क्लासेस में, वो एक से बढ़कर एक। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सारा टॉपिक्स मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स के ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 ग्राम ऑफ ए मेटल बाइंड इन ऑक्सीजन गिव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। 1.42 gram of same metal heated in steam gave 2.27 gram of its oxide. Which law is shown by this data? हम लोगों ने कुछ लॉज पढ़ा था। वो लॉज क्या था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, है कि नहीं? तो लॉज क्या था? लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलिलियोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगाड्रोस लॉ, 5 लॉज पढ़ा था, है कि नहीं? तो उनमें से कौन सा लॉ ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है, उसे आप लोगों को निकालना है। तो चलो हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पे पहला जो बोला है गया है उसमें 2 ग्राम मेटल, 2 ग्राम
2 ग्राम एक पर्टिकुलर मेटल बांड किया गया कहाँ पे 3.2 ग्राम बांड किया गया ऑक्सीजन के साथ, ताकि उससे हम लोगों को मिला 3.2 ग्राम ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड, MO. MO means metal oxide. This is one way by which we have got a particular type of metal oxide. Another way is 1.42 gram of the same metal, वही सेम मेटल 1.42 ग्राम हम लोगों ने लिया है, उसे हम लोगों ने स्टीम में हीट किया। हीट करने के बाद हम लोगों को कितना मिला, तब 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड मिला। तो सेकेंड प्रोसेस में हम लोगों ने कितना लिया, 1.42 ग्राम मेटल लिया, और मिला कितना हम लोगों को उससे, हम लोगों को मिला मेटल ऑक्साइड हाउ मच 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड। अभी हम लोगों को देखना है कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक चीज़ देखते हैं, 2 gram metal is present in how much 3.2 gram of metal oxide, isn't it? That is 2 divided by 3.2. Clear? 100 में कितना रहेगा, कितना रहेगा कैलकुलेशन कीजिए। और यहाँ पे 1.42 ग्राम is present in 2.27 gram of metal oxide into 100, कितना रहेगा, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों को आंसर क्या क्या आएगा, देखिए देखिए 2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100 कितना आ रहा है, 6.25 है कि नहीं। इसमें कितना आ रहा है, देखिए 1.42 डिवाइडेड बाई 2.27 इंटू 100, $62.5। ओके मैं देखता हूँ उसमें कम क्यों आया। 2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, सॉरी उसमें मैंने 32 यूज़ किया, उसमें 32 नहीं है ना, उसमें 3.2 ग्राम है। तो 3.2 ग्राम अगर है तो इसका आंसर क्या आएगा, 62.5 आएगा, है कि नहीं। उसमें मैंने कैलकुलेशन में 32 यूज़ किया, 2 डिवाइडेड बाई 32 मैंने यूज़ किया, जिसकी वजह से वहाँ पे आंसर आ गया था आपका 6.25। दिस इज योर रॉन्ग। तो क्या है 62.5, है कि नहीं। दोनों में ये जो मेटल है, दोनों मेटल ऑक्साइड में आपका मेटल का परसेंटेज कितना आ रहा है, 62.5। तो एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पहला वीडियो लेक्चर में, हाँ शायद पहला या सेकंड जो भी हो, कुछ डिस्कस किया था जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया था। वो कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया था, 2 सोर्स से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, ठीक है। वो दोनों सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज सेम रहता है। वो लॉ कौन सा लॉ फॉलो किया था, या कौन सा लॉ उसमें फॉलो हुआ था, वो हुआ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही तो हो रहा है कि नहीं। जहाँ पे मेटल ऑक्साइड आपको 2 तरह से आप लोगों को मिला है यहाँ पे, है कि नहीं। एक ऑक्सीजन में बांध करके, एक दूसरा स्टीम में हीट करके। दोनों प्रोसेस से आप लोगों को मिला कि मेटल का परसेंटेज कितना है, 62.5 है। यानी कि ये लॉ पे आप लोगों का कौन सा लॉ, सॉरी इस क्वेश्चन में आप लोगों का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। समझ में आया, क्लियर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दिस compound is 42.9%, while in the other it is 27.3. Show that the data are in agreement with law of multiple proportion.
कुछ लॉस पढ़ा था, वहाँ पे एक लॉ क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट मिलके दो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो किसी एक का मास को फिक्स्ड अगर हम लोग रखेंगे तब दूसरा का मास जो हम लोगों को मिलेगा उन सब का मास में एक सिंपल रेशियो मेंटेन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहेंगे। तो देखते हैं हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो डाटा दिया है, ये डाटा से हम लोगों को क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन जो लॉ है वो यहाँ पे लागू होता है या नहीं होता है, देखते हैं। तो पहले क्या बोला गया कि एक केस में बोला कार्बन कंटेन वन ऑफ द कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड मान लीजिए, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन कितना है आपका 42.9%। अगर 42.9% है तो ऑक्सीजन कितना रहेगा आपका, 100 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 100 से माइनस कर दीजिए उसको, 42.9 you will get what, how much, 57.1। ठीक है, मतलब 49% रहता है कार्बन और 57.1% रहता है आपका ऑक्सीजन। दैट मीन्स 42.9 part of carbon gives what 57.1 part what your oxygen. Therefore 1 part of carbon will give you how much, I have fixed here carbon, it will give what 57.1 divided by 42.9. Therefore your answer will be what 57.1 divided by 42.9, it will be 1.33। ये हो गया आपका फर्स्ट केस में। चलो हम लोग अभी नेक्स्ट केस में चलते हैं। अभी नेक्स्ट केस क्या कहता है, या तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या कहता है, इसमें दिया गया कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, इसमें 27.3। तो अभी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा, माइनस कीजिए 27.3 को 100 से, इससे माइनस करने से आप लोगों को कितना मिलता है 72.7, है कि नहीं। मतलब 27.3 parts of carbon combines with how much 72.7 part of oxygen. Therefore 1 part of carbon combines with how much, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिखना था 72.7 part of oxygen। तो अभी 1 part of carbon combines with how much 72.7 divides with 27.3, तो कितना मिलता है देखो 72.7 divided by 27.3 will give you how much 2.66। यहाँ पे क्या मिला था हम लोगों ने 1.33। हम लोगों ने फिक्स्ड किसको किया, कार्बन को फिक्स्ड किया, कार्बन को फिक्स्ड किया 1 पकड़ा, यहाँ पे भी कार्बन को फिक्स्ड किया 1 पकड़ा। तो अभी ये जो हम लोग को कार्बन को फिक्स्ड रख के हम लोग को ऑक्सीजन मिला, यहाँ पे पहला केस में वो मिला है 1.33 और सेकंड केस में हम लोग को कितना मिला 2.66। दोनों में क्या रेशियो है देखिए आप लोग, 1.33 और एंड 2.66 के बीच में क्या रेशियो है 1:2 हुआ कि नहीं, सिंपल रेशियो। तो कौन सा लॉ फॉलो हुआ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन था उसमें कौन सा लॉ फॉलो हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसमें कौन सा लॉ फॉलो हुआ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ऑक्साइड ऑफ
lead on analysis were found to contain lead as under. पहला क्या है, 3.4 ग्राम ऑफ येलो ऑक्साइड contains 3.21 ग्राम of lead. Second, 1.195 gram of brown oxide contains 1.035 gram of lead. And lastly, 1.77 gram of red oxide contains 1.61 gram of lead. Show that this data illustrate law of multiple proportion. ये भी जो पहला क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका जैसा ही है. इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो येलो ऑक्साइड दिया हुआ है, हाँ, ये जो येलो ऑक्साइड दिया हुआ है, इससे आप लोगों को ये लेड को माइनस करना पड़ेगा. लेड को जब आप लोग माइनस करेंगे, वहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा. वो वहाँ पे ऑक्सीजन कितना ग्राम है वो मिल जाएगा. सिमिलरली इसी में यहाँ से ब्राउन ऑक्साइड से आप लेड को माइनस कर देंगे तो ये ब्राउन ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना ये मिल जाएगा. सिमिलरली ये रेड ऑक्साइड से आप जब लेड को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना है ये रेड ऑक्साइड में वो मिल जाएगा आप लोगों को, है कि नहीं. तब लेड को फिक्स रख के ऑक्सीजन का मास कितना निकलता है तीनों केस में, उन सब में रेशियो, उन सब का रेशियो निकालिए, तब आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है. क्लियर, मैंने हिंट्स दे दिया, आप लोग इसे करने का कोशिश कीजिएगा. अगर कुछ दिक्कत आया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली ओकरिंग आर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्गन का थ्री फॉर्म्स दिया हुआ है. वो थ्री फॉर्म्स क्या क्या है, आर्गन 36, 38, 40, सभी का आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है. और इन सब का एबंडेंस, नेचर में इन सब का एबंडेंस क्या क्या है ये दिया गया है. अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एटॉमिक मास ऑफ आर्गन कितना है. तो एटॉमिक मास जो हम लोगों को इन जनरल जो दिया हुआ रहता है बुक में या तो पीरियोडिक टेबल में, वो क्या रहता है, वो एवरेज एटॉमिक मास निकलना है. और हम लोगों को भी इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकलना है, एवरेज एटॉमिक मास निकलना है. तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों को निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और ये तीनों क्वांटिटी को ऐड करके डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तब हम लोगों को मिल जाएगा क्या, एटॉमिक मास, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन. तो कैसे करेंगे फिर एक बार देख लेते हैं. 35.96755 प्लस 0.337 प्लस 37.96277 इंटू, सॉरी ये प्लस नहीं था लेकिन ये इंटू मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इंटू 0.063 प्लस 39.9624 मल्टीप्लाइड बाई 99.600 होल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है. उसका आंसर क्या निकाल के आता है, आप लोग कैलकुलेशन करना, मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ. उसका आंसर आता है 39 पॉइंट समथिंग, मतलब 39.94 ऐसे कुछ आता है, ठीक है. दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन. समझ में आ रहा है. तो ये जो डाटा दिया हुआ ये क्या है, आइसोटोपिक मास. आइसोटोप्स क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, मिल गया. तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोरॉन ऑकर्स इन नेचर इन टू फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स. बोरॉन नेचर में ऑकर करता है दो टाइप ऑफ आइसोटोप्स में. दिस इज वन फॉर्म एंड दिस इज टू फॉर्म. हैविंग एटॉमिक नंबर हाउ मच, 10 एंड 11. पहला का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 एटॉमिक मास 10 और दूसरा का एटॉमिक मास कितना है, 11, ठीक है. अभी आप लोगों को निकलना है क्या, परसेंटेज एबंडेंस.
परसेंटेज एबंडेंस निकलना है आप लोगों को। पहले उसमें परसेंटेज एबंडेंस मतलब ये सारे डाटा निकलना है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में तो ये सब डाटा दिया हुआ था, आप लोगों को निकलना था क्या, एटॉमिक मास निकलना था। अभी इसमें आप लोगों को एटॉमिक मास दिया हुआ है, अभी आप लोगों को निकलना है क्या, परसेंटेज एबंडेंस निकलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में और एक डाटा दिया हुआ है, क्या है, व्हाट आर द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ 2 आइसोटोप्स इन अ सैंपल ऑफ बोरॉन हैविंग एवरेज एटॉमिक मास 10.8। तो इसमें एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना है, 10.8। क्लियर। तो अभी हम लोग चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बोरॉन का जो ये फॉर्म है जिसका एटॉमिक मास है 10, उसका परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग पकड़ लेते हैं x, ताकि दूसरा जो बोरॉन का फॉर्म है उसका परसेंटेज एबंडेंस आप लोगों का क्या आएगा, 100 माइनस x, है कि नहीं। दो ही फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास हम लोग क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, किसी एक का एबंडेंस, तो इसका एबंडेंस कितना है, मान लीजिए x मैंने पकड़ा था, उसका एबंडेंस को उसका एटॉमिक मास से, आइसोटोपिक मास से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं, x इंटू 10 प्लस इसका कितना है 11 और इसका एबंडेंस कितना है 100 माइनस x। तो 100 माइनस x इंटू 11 होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा 100 इक्वल टू हाउ मच 10.8। क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा x का वैल्यू आपका 20। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर x का वैल्यू 20 निकल के आया, यानी कि ये बोरॉन जो 10 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक मास 10 फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 20%। ताकि जो दूसरा फॉर्म है बोरॉन 11, उसका परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज कंपोजिशन नहीं, परसेंटेज एबंडेंस कितना है 80%। नेचर में उसको 80% फॉर्म में, 80% क्वांटिटी में पाया जाता है। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ए मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना 40। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 16। ठीक है, तो मैंने पहला या सेकंड जो वीडियो लेक्चर था उनमें मैंने एक ये लिखा था, कुछ नोट दे के लिखा था, नोट दे के आप लोगों को देखने के लिए बोला था। वो क्या था कि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 ग्राम एटम, सॉरी 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम, सॉरी एटम होगा 1.5 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम अगर कैल्शियम होगा, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू हाउ मच 40, 1 gram atom of calcium equal to 40. Therefore 1.5 gram atom of calcium equal to how much, 40 into 1.5। इसका आंसर निकल के क्या आता है आप लोग देखिए 60। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अभी आप लोगों को निकलना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना ग्राम एटम है? तो 1 ग्राम एटम of oxygen equal to how much? 16, ठीक है, 16 how much? ग्राम, ठीक है, यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is equivalent to 1 ग्राम atom of oxygen. Clear? Therefore 12.8 gram of oxygen equal to how much? It will be how much? Find out. 1/16 into 12.8. तो इसका आंसर क्या निकल के आता है? कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। उसका आंसर निकल के आता है आप लोगों का 0.8 ग्राम एटम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन हम लोगों को कहाँ से मिला? ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को कहाँ से मिला? जो पिछला जो वीडियो लेक्चर है, वो 2 वीडियो लेक्चर का कॉन्सेप्ट से ही हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। क्योंकि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मोलिकुलर मास या तो मोलर मास, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। क्लियर आया? तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11. Also calculate the mass of 0.5 molecule of sugar and lastly the gram molecule of sugar in 547.2 ग्राम, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो शुगर है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ C12H22O11, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को देखना होगा यहाँ पे कौन सा एटम कितने नंबर्स पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 12 पे। तो कार्बन को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, है कि नहीं? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। प्लस हाइड्रोजन 22 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 11 इंटू 16, उससे क्या निकल के आता है? इसका मोलिकुलर मास 342, ओके, 42 ग्राम पर मोल, जो भी हो, ठीक है। तो 342 निकल के आता है। तो अभी ये पहला निकल के आ गया, पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, इसका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जाना है। इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकल के आ गया, दिस 342 पॉइंट ग्राम पर मोल, इसको ये हो गया आपका ग्राम मोलिकुलर मास। 342 इज द ग्राम मोलिकुलर मास। अभी आप लोगों को निकलना है क्या? मास ऑफ 0.5 ग्राम मोलिकुल ऑफ शुगर, 0.5 ग्राम। ये 342 ग्राम ऑफ शुगर रिप्रेजेंट क्या करता है? 1 ग्राम मोलिकुल, 1 ग्राम मोलिकुल। पहले क्वेश्चन में 1 ग्राम एटम रिप्रेजेंट किया था, है कि नहीं? उसमें सिर्फ कैल्शियम को हम लोगों ने पकड़ा था, जिसके लिए हम लोग 1 ग्राम एटम बोला था। इसमें एक मोलिकुल है C12H22O11, 3 एटम से मिलकर यहाँ पे एक मोलिकुल हुआ है। इसके लिए जिसके वजह से यहाँ पे जो 342 हम लोगों को मिला है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट 1 ग्राम मोलिकुल, ठीक है। तो 1 ग्राम मोलिकुल अगर इसका मास इतना होता है 342 ग्राम, तब 0.5 ग्राम मोलिकुल का कितना होगा? निकालिए। 1 ग्राम molecule represents 342, therefore 0.5 gram molecule, how much?
342 इंटू 0.5, उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 171 ग्राम। मतलब 0.5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ शुगर इज इक्विवेलेंट टू 171 ग्राम ऑफ शुगर। क्लियर? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया है कि 547.2 ग्राम ऑफ शुगर में कितना ग्राम मोलिक्यूल है। तो 342 ग्राम में आप लोगों का कितना है? 1 ग्राम मोलिक्यूल है। ठीक है। देयरफॉर 547.2 ग्राम में आप लोगों को कितना ग्राम मोलिक्यूल मिलेगा? 342 इंटू 547.2। क्लियर? इसका आंसर क्या मिलेगा? आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। इसका आंसर आएगा आपको 1.6 ग्राम मोलिक्यूल। ठीक है। क्लियर? मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, हाँ, फिर भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन में क्या गया है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो इसका मोलिकुलर मास तो निकालना इजी है। आप लोग यहाँ पे कार्बन एटम कितना है? 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, प्लस हाइड्रोजन एटम कितना है? 12 है, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? कितना एटम है ऑक्सीजन? 6 है, तो 6 इंटू 16 सभी को ऐड कर देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा क्या? मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। ये आप लोग खुद से कर लेना। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है? सल्फर डाइऑक्साइड का 2.6 ग्राम मोलिकुल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकलना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल ऑफ वाटर इन ए बीकर कंटेनिंग 576 ग्राम ऑफ वाटर। 576 ग्राम ऑफ वाटर में कितना ग्राम मोलिकुल है? ठीक है, वो निकलना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना है ये निकलना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या आवश्यक रहेगा? सल्फर का एटॉमिक मास यानी कि उसका 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू 2 32 इक्वल टू 64 हुआ। ठीक है, सॉरी, तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो देयरफॉर 2.6 ग्राम मोलिकुल का मास कितना आएगा? निकालिए। मतलब 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 64 ग्राम। देयरफॉर 2.6 ग्राम molecule of sulfur dioxide equal to 2.6 इंटू 64। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल ऑफ वाटर इन ए बीकर कंटेनिंग 576 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है यहाँ पे 576 ग्राम। इसमें कितना ग्राम मोलिकुल है? तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18, है कि नहीं? H2O 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम मोलिकुल। देयरफॉर 576 ग्राम ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी ग्राम मोलिकुल? इजी। ठीक है, आप लोग करना इसका कैलकुलेशन। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक सीमित है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सेपरेट कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो थैंक यू और
लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई lecture.